नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए सुप्रसिद्ध लेखिका सुधा अरोड़ा की लिखी हुई कहानी एक माँ का हलफनामा। सुधा अरोड़ा जी हिंदी साहित्य की एक प्रमुख एवं सशक्त कथाकार हैं। उनके लेखन की मुख्य विशेषता स्त्री विमर्श, सामाजिक यथार्थ और मध्यम वर्गीय जीवन की संवेदनाओं का सूक्ष्म चित्रण है। वे 7वें दशक से हिंदी साहित्य में सक्रिय हैं और अपनी पैनी भाषा तथा यथार्थवादी शैली के लिए जानी जाती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आप मुझे बार बार कहती हैं हौसला रखो, हौसला रखो। सब यही कहते हैं। कैसे हौसला रखूं? आप पूछती हैं उसने आखिरी बात क्या कही थी, उसके चेहरे पर क्या था। आप सोचती होंगी मैं भी कैसी बेमुरव्वत माँ हूँ कि मुझे कुछ याद ही नहीं आता। हाँ, याद नहीं आता। अपनी इकलौती लाडली बेटी की आखिरी वक्त की शक्ल याद नहीं आती। बड़ी कोशिश करती हूँ याद करने की अपनी तेज़ी की शक्ल। आंखें बंद करती हूँ तो कानों में उसकी आखिरी हिचकियाँ गूंजती हैं। ऐसी हिचकियाँ जैसे जाना नहीं चाहती हूँ, जैसे रब से मिन्नतें करती हूँ, मुझे बख्श दे, मुझे ना ले जा। मैं उन्हें दोबारा सुनना नहीं चाहती। मेरा कलेजा घिरने लगता है। उसका हंसता हुआ चेहरा याद करना चाहती हूँ, वो भी याद नहीं आता। कमज़ोर हो गई है याददाश्त। मेरे सामने तो बस 2 महीने की तेज़ी आकर खिलखिल हंसी हंसती है। उसके बारे में ही बताती हूँ आपको, सुनोगे? तेजस्विनी नाम उसके मामा ने दिया था। कहता था इसके माथे में बड़ा तेज है। पैदा हुई तो ऐसी गोल मटोल गाबदू सी कि हम उसे बोंगलू बुलाते थे। बोंगलू, आप बोलोगे ये भी कोई नाम हुआ भला? पर आपने उसे देखा होता तो कहते। इतनी खूबसूरत कि उसे हर बार नए नाम से बुलाने का मन हो। 1000 नामों से बुलाती थी मैं उसे। पास पड़ोस के सारे लोगों ने अलग अलग नाम दिए थे उसे। 36 साल गुजर गए, पर वो दिन आज भी आंखों के सामने ऐसे आकर ठहर जाता है जैसे कल की बात हो। जैसे ही आंखें बंद करती हूँ, मेरे सामने उसका नवा नकोर चेहरा आ जाता है। रुई के फाहे जैसी नरम, ताजे दूध सी गोरी चिट्टी, तली पर रखे मक्खन की डली सी मुलायम। ऐसी थी मेरी बोंगलू। उसे लेकर तो सड़क पर चलना मुहाल था। आते जाते लोग पूछें फॉरेन बेबी है, कहाँ से उठा लाए हो? मैं तो उसकी आया जैसी दिखती थी। मेरा रंग थोड़ा दबा हुआ है ना, ये अपने बाप पर गई थी। बाप का खिलता हुआ रंग अपनी जवानी में इनके चेहरे का रंग गोरों को मात करता था। अब तो ज़िंदगी के सदमे खा खा कर बुझ से गए हैं। चेहरे पर ना वो रौनक रही ना लुनाई। इसके चेहरे पर भी वही लोन था, पर नैन नक्श मेरे थे। मेरे जैसा ऊंचा चौड़ा मत्था, जो देखे कहे बड़ी कर्म वाली है, सोहरे जाके राज करेगी राज। 36 की उम्र में चली गई। कोई बताए क्या राज किया उसने? ये कोई जाने की उम्र थी, वो भी इस तरह। हम खाली हाथ बैठे तकते रहे उस विधाता की करनी को। अब लोग आते हैं, हमें तसल्ली देते हैं, कहते हैं ईश्वर अच्छे इंसानों को, नेक बंदों को अपने पास जल्दी बुला लेता है। भला पूछो, हमने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चेता, किसी का दिल नहीं दुखाया, कोई छल फरेब नहीं किया। सादा जीवन जिया, थोड़ा खाया पर ईमान का खाया। फिर उसने हम बुढ़े बुढ़ी को क्यों ना बुलाया? इस कच्ची उम्र में हमारे जिगर के टुकड़े को उठाते उसे राई रत्ती शर्म ना आई? सब कहने की बातें हैं। आज के ज़माने में ईश्वर का ज़मीर भी मर गया है। कहाँ का ईश्वर, कैसा ईश्वर? सच कहती हूँ, मेरा तो उस पर से भरोसा ही उठ गया है। हाँ, बहुत लाड करती थी मुझे, छुटपन से ही। एक तो हमारे बुढ़ापे की संतान, 33 की होने वाली थी मैं जब ये पेट में आई। हम तो उम्मीद छोड़ चुके थे। इसके पहले 3 बच्चे गिर गए थे। जब ये पैदा हुई तो मैं डर डर के इसकी ओर देखूं। 10 दिन में तो इसका रंग निखर आया। मेरी सास ने ताना जड़ा, बेटी है ना नामुराद, तभी बच गई। 3 भाइयों को डकार कर आई है। इन्होंने सुना तो इनका खून खौल गया, माँ पर बिगड़ पड़े। आज कहा सो कहा, फिर कभी ऐसी बात ज़बान पर ना लाना। हमारी सुखेल्दी धी है, हमारे लिए बेटों से बढ़कर है। मेरी सास का तो इतना समूह रह गया। मुझे बेचारी पर बड़ा तरस आया। अब उस ज़माने की औरतें तो ऐसे ही मिजाज की होती थीं, मानती थीं बेटों से ही कुल वंश चलता है।
मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा और ना इन्होंने। हमने उसे बेटों की तरह ही पाला। किसी चीज़ के लिए कभी ना नहीं बोली। जिस चीज़ पर हाथ धर दे वो हाजिर। हाँ, तो मैं बता रही थी, जब ये छोटी सी थी तभी से एक अजीब सी आदत थी। मेरी छाती और पेट पर उल्टा लेटकर सोती थी। उसकी धड़कन मेरी छाती पर दाहिने तरफ बजती थी। कभी कभी लगता था जैसे मेरी और उसकी धड़कनें एक हो गई हैं। जैसे ही मुझे महसूस होता कि ये सो गई है, मैं बड़े हौले से करवट बदल कर इसे बिस्तर पर डालने की कोशिश करती, पर इसे तो जैसे बिस्तर चुभता था। नीचे डाला नहीं कि बाजा बजना शुरू। मैं थक जाती थी। बड़ी मुश्किल से ही अपनी इस कोशिश में कामयाब होती। बिस्तर पर उल्टा डालकर उसे थाप थूप कर सुलाती। ये हंसते। अच्छा हुआ ये पहले नहीं आई, वरना पहले इसने मेरा पत्ता साफ कर देना था। बड़ी हो गई तब भी मेरी छातियों में घुसी जाती थी। कहती थी, मुझे तुम्हारी टिक टिक की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। मैंने एक दिन कहा, एक ना एक दिन तो ये बंद हो जानी है। फिर मेरा मुंह बंद कर देती थी अपनी छोटी छोटी हथेलियों से। कहती, ऐसे कभी मत कहना, ये बंद होगी तो मेरी भी बंद हो जाएगी। आज जब दिल की धड़कन महसूस होती है, पहले से कुछ ज़्यादा ही महसूस होने लगी है, तो अपने पर शर्म आती है। उसकी धड़कन पहले बंद हो गई और हम आज भी जिंदा हैं। ये ज़िंदगी भी कितनी नामुराद चीज़ है। सब कुछ लुटा पुटा कर भी आदमी जीता चला जाता है। कभी कभी अपने एक हाथ से अपने जिस्म को छूकर महसूस करती हूँ, कुछ महसूस नहीं होता, सिर्फ एक मुर्दा जिस्म का एहसास। सांस आती है, जाती है, और हम अपने ही होने को जैसे दूर से देख रहे हैं। ईश्वर न करे किसी को अपने ज़िंदा होने पर ऐसी शर्म आए जैसी हमें आती है। हाँ, इन्हें भी। इनकी तकलीफ़ मैं समझती नहीं क्या? खुलकर रो भी तो नहीं सकते। हाय रब्बा, रोना तो मैं भी नहीं चाहती, पर आंखें बगावत कर जाती हैं। मेरे अपने शरीर के हिस्सों पर मेरा कोई अख्तियार नहीं। ज़बान बोलना कुछ और चाहती है, मैं बोल कुछ और जाती हूँ। उसकी अभी की तस्वीर आंखों के सामने लाना चाहती हूँ, पर आंखें कितना भी कसकर भींच लूँ वो तस्वीर नहीं आती। उसकी वो सूरत ही कितनी साफ साफ याद है। 8 साल की थी तब। गुलाबी रंग पीला जर्द पड़ गया था। पी लिया, जॉन्डिस हो गया था। गोरी चिट्टी शक्ल ऐसे मुरझा गई जैसे पाला पड़ गया हो। पीली आंखें देखी नहीं जाती थीं। जब उसे बगैर घी का खाना देती थी, हम दोनों के गले से नीचे भी घी नहीं उतरता था। अपना बच्चा सूखे फुलके खाए और हम चुपड़ चुपड़ कर रोटियां खाएं, कौन सी माँ ऐसी होगी? 3 महीने हमने भी इसके साथ साथ उबला घिया पपीता ही खाया। ये बड़ी नाराज़ हो, कहे, मैं तो ठीक हो जाऊंगी, आप अपने को क्यों बीमार कर रहे हो? हम दिन रात बड़े परेशान रहे। रोज़ ये सामने खड़े होकर गन्ने का रस निकलवा कर लाएं। एक बार उससे इन्फेक्शन हो गया। अब बाज़ार में इतनी सफाई तो नहीं बरती जाती। मक्खियाँ भिनकती रहती हैं गन्नों पर, 2-1 पिस भी जाती हैं। डॉक्टर ने कहा बाहर की कोई चीज़ नहीं देनी। बस ये तो गए और घर में गन्ने का रस निकालने वाली मशीन ले आए। पिछवाड़े डाल दी, एक तरफ तंदूर, दूसरी तरफ मशीन। उस मशीन की तो नुमाइशी लगी रहती है हमारे घर। सारे पास पड़ोसी इकट्ठे हो जाते, हमें भी आधा गिलास पिला दो। ये ठीक हुई तो उन्होंने रेहड़ी पर एक मजूरे को लगवा दिया। उसने कितनी असीसें दी हमें। सच, इसे कभी बुखार हो जाए तो मुझे लगे जैसे मैं ही बीमार हो गई हूँ, जैसे साहसत्य ही नहीं रहा मुझ में। नाम की तेज़ी और थी बड़ी नरम। जरा सा गरम सर्द हो गया, झट गला खराब। बाज़ार की चाट वाट खा ली, झट पेट खराब। जरा मौसम बदला, झट छींकें शुरू। 15 दिन राजी खुशी निकल जाएं तो जी करता था मिर्चें वार दूँ, कहीं मेरी नज़र न लग जाए। पूरे 6 महीने लग गए थे जॉन्डिस ठीक होने में। ठीक हुई तो बोली, लॉन में झूला डलवा दो। अब छोटा सा तो लॉन था, मुश्किल से 4 बेंत की कुर्सियाँ आती, पर बस बेटी की फरमाइश, ये तो लग गए झूले की तैयारी में। घर में सब हंसें कि गनीमत है बेटी ने चांद नहीं मांग लिया, वरना ये तो आसमान तक सीढ़ियाँ लगाने टुर पड़ते, अर्थात चल पड़ते। तेजी ने झूला क्या देखा, सारे घर नाचती फिरी, सारा दिन झूलती रहे। झूले की पींगें धीरे धीरे तेज़ होती गईं, फिर तो इतनी ऊंची ऊंची पींगें लेने लगी जैसे आसमान छू लेगी। झूले से थोड़ी दूर सुहांजने की फलियों से भरा हुआ पेड़ था। ये झूले पर बैठे बैठे ही फलियाँ तोड़ लेती। जब इसके ऐसे करतब देखती तो मेरा कलेजा मुँह को आ जाता। मैं कहती, इतना ऊंचे मत उड़, गिर पड़ी तो हड्डी पसली एक हो जाएगी।
ये मुझे चिढ़ाने के लिए पींगे और तेज़ कर देती। कहती, फिर मेरा नाम तेजी क्यों रखा, मंदी रखना था। बड़ी हाजिर जवाब थी। कभी कभी तो ऐसी ज्ञान ध्यान की बातें करें कि हम एक दूसरे का मुंह देखें कि किसी पीर पैगंबर ने तो नहीं लिया अवतार हमारे यहाँ। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी। वो झूले की पींगे इतनी ऊंची लेती कि मुझे डर लगता। आखिर मैं तो कमरे के अंदर आ जाती। ना आँख से देखूंगी ना दहशत होगी। वो खूब झूलती, गुनगुनाती, हंसती। उसके वे दिन फिर कभी ना लौटे। वे उसके सबसे अच्छे दिन थे, अल्हड़, बेफिक्र, निश्चिंत, मस्ती से भरे हुए। हर लड़की की ज़िंदगी में ऐसे दिन आते हैं, एक बार, बस एक ही बार, फिर कभी लौट कर नहीं आते। पहला धक्का तो उसे तब लगता है जब उसको महीना शुरू होता है। अपने जिस्म से खून रिश्ता देख वो सकते में आ जाती है। इससे पहले के दिन उसकी ज़िंदगी के सबसे हसीन दिन होते हैं। उसका बस चले तो सारी ज़िंदगी इन दिनों की पोटली पल्लू से बांध कर रख ले, और जब कभी चलते चलते थक जाए तो पल्लू से बंधी पोटली खोले, उसे जी भर निहारे, पैरों में आगे बढ़ने की ताकत बटोरे और फिर कंधे पर ला दे और चल दे। पर ऐसा होता कहाँ है। माँ बाप का घर छोड़ बेटी जब पराए घर जाती है तो अपनी यादों की सारी पोटलियाँ घर के ओने कोने में लुका छुपा कर चली जाती है। जब लौट कर उन्हें ढूंढती है तो वे वहाँ नहीं मिलती। उन्होंने अपनी जगह बदल ली होती है और वो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान होती रहती है। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है पटियाले में। जब शादी के बाद मैं पहली बार अपने मायके गई तो अपने गुड्डी पटोले, रंगीन परांदे, बिने हुए नाड़े ढूंढती फिरी। सारा घर खंगाल डाला पर कुछ हाथ ना आया। फिर समझ आया कि रोने की वजह दूसरी थी। नाड़े और परांदे तो बहाने थे, दरअसल मैं अपना कुंवारापन ढूंढ रही थी। एक बार पराए घर चले गए तो वो बचपना कहाँ मिलता है। पराया घर धीरे धीरे अपना बनता है, उसे अपना बनने में वक्त लगता है, पर यह घर पहले ही पराया हो चुका होता है। तेजी भी जब शादी के बाद पहली बार 8 दिन रहने आई तो सबसे पहले तो सुहांजने के पेड़ को वहाँ न देख कर बड़ा रोई। उसका रोना देख मेरा कलेजा हिल गया। मैंने उसे समझाने की बड़ी कोशिश की। कहा, बच्चिए, पेड़ का क्या रोना, हवा, खाद, पानी मुआफिक न मिला तो मुरझा गया। फलियां लगनी बंद हो गईं तो ठूंठ पेड़ का क्या करना था, कटवा दिया। पर ये तो रोई तो रोती जाए, सिसकियां भर भर कर रोई। मुझे अपना वक्त याद आ गया। बड़ा जी खराब हुआ। उस दिन न ये झूले पर बैठी न मेरे साथ कोई बात की। आपने पूछा था ना कि तेजी मेरे साथ लड़ती थी या नहीं। दूसरे दिन अपने पुराने कपड़ों को लेकर लड़ पड़ी मुझसे। अब शादी में तो सारे नए जोड़े ही देने थे ना, पुराने कपड़े कोई थोड़ी देता है। पर इसे अपने कुछ शलवार सूट बड़े पसंद थे तो घिसे हुए ही। एक दिन जमदारन ने मांगे तो मैंने 2-4 जोड़े उठाकर दे दिए। मुझे क्या पता कि ये आकर अपने घिसे पुराने कपड़े फरोलेगी। मैंने तो सोचा था इसके पास इतनी बातें होंगी बताने के लिए, पर इसने तो कोई बात ही ना करी। वैसे खुश थी। शादी के बाद हर लड़की के चेहरे पर रौनक आ जाती है, रूप रंग निखर जाता है। इसका भी चेहरा भर गया था, पर बोलना कम हो गया था, ज़्यादा बात नहीं करती थी। जाते जाते अपनी एक पुरानी डायरी ढूंढती रही। अब मुझे क्या पता कि उसमें कविताएं लिखी हुई थीं। लिखी होंगी जब कॉलेज में पढ़ती थी, मुझे तो कभी बताया नहीं। कुछ लिखा तो करती थी। मैं पूछूं तो कहती थी, आपको समझ में नहीं आएगी। मैंने घर का पुराना सामान कबाड़ियों को दिया था। इसकी पुरानी कॉपियाँ, किताबें रद्दी में उसी के साथ चली गई होंगी। उस बात का मुझे आज भी अफसोस है। अपने को बड़ी लानतें मलामतें दी मैंने, बड़ा कोसा, पर क्या हो सकता था। न कटा हुआ पेड़ लग सकता था, न पुराने कपड़े लौट सकते थे, न कबाड़िए से उसकी डायरी वापस मिल सकती थी। सच्ची माएँ भी कभी कभी कितनी कसाई हो जाती हैं। बेटी को पराए घर टोरा नहीं कि उससे जुड़ी सारी चीज़ों को फेंक फूंक देती हैं। घर की साफ सफाई में ऐसे लग जाती हैं जैसे वो अब उनकी कोई लगती ही नहीं। बेटी की सारी जिम्मेदारी हम पराए बेटे के कंधे डालकर निश्चिंत हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। आप गलत कह रही हैं। और लोग समझते होंगे बेटियों को बोझ, हमने कभी नहीं समझी। ये सब अनजाने में हो गया। हमने तो उसके आने से पहले झूले का भी फट्टा बदलवा दिया था। उसकी सारी सहेलियों को, ज़्यादा तो थी ही नहीं, सब अपना अपना घर बसाकर दूर चली गई थीं, पर जो शहर में थीं हमने खबर कर दी थी। इसकी एक सहेली तो कॉलेज में लेक्चरर थी। उसने शादी नहीं की थी।
वो मिलने आई तो अजीब मंजर था। वो इसकी चूड़ियों और श्रृंगार से और इसके चेहरे की रौनक से रश्क करे, और ये उसके रुतबे से, उसकी काबिलियत से। दरअसल तेजी भी वैसी ही ज़िंदगी जीना चाहती थी। वो शादी करना ही नहीं चाहती थी। शादी के लिए तो हमने उस पर जोर डाला। कहती थी मेरी शादी हो गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा। हमने उसे समझाया कि औरत की ज़िंदगी शादी बिना अधूरी है। फिर इतना अच्छा रिश्ता भला कोई हाथ से छोड़ता है? ऐसा होनहार लड़का, माँ बाप का अकेला लाडला बेटा, इतना पढ़ा लिखा, फिर भी कोई लंबे चौड़े नखरे नहीं, आंखें झुकाकर बात करे, ठहरा हुआ, मुंह में जैसे ज़बान ही नहीं। हमने मिन्नतें की उसकी। पढ़ाई तो फिर भी हो सकती है, ऐसा रिश्ता फिर हाथ आए ना आए, सारी ज़िंदगी का मलाल रह जाए। और तेजी ने हमारा कहना मान लिया। बेटियां जब माँ के कद के बराबर हो जाएं तो वे माँ का कहना मानना बंद कर देती हैं, और इसका कद तो मुझसे भी ऊंचा हो गया, पर यह मेरी बात कभी टालती नहीं थी। मैं इसकी माँ थी, बड़ी बहन थी, सहेली भी थी। बस शर्त इसने यही रखी थी कि शादी के बाद अपनी पढ़ाई बंद नहीं करेगी। इसके ससुराल वाले भी बड़े खुले दिमाग वाले लोग हैं, उन्हें भला इसके आगे पढ़ने पर क्या उज़्र होता। हमने फिर बड़े चाव से शादी कर दी। बड़े भले लोग थे, लेन देन का कोई लालच नहीं था, कोई मांग नहीं रखी इन्होंने, पर हमने भी कोई कोर कसर उठा नहीं रखी, जी खोल कर लिया दिया। आखिर हमारी एक ही तो बेटी थी, हमारे पास जो भी था सब उसके लिए ही था। अपनी हैसियत से बढ़कर हमने शादी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें कोई दान दहेज का लालच नहीं था। ये तो हम ही अपनी सारी मुरादें, अपने सारे शौक़ इस ढंग सबब में पूरा करना चाहते थे। खुशी का ये पहला मौका था हमारे यहाँ, और आखिरी भी। हमने उनके सारे रिश्तेदारों को खुश कर दिया। सब यही कहते गए कि शादी हो तो ऐसी। सारे दिन तंदूर तपता रहा, देसी घी की खुशबू से सारा मोहल्ला महकता था। इसकी शादी का खाना लोग आज भी याद करते हैं। जिस दिन इसकी डोली टोरी, घर में ऐसा मातम छा गया, 3 दिन हमारे गले से रोटी का कौर नीचे ना उतरे। चौथे दिन जब इसका फ़ोन आया तो हमने चैन की सांस ली। चलो बेटी अपने घर राजी खुशी रहे, और क्या चाहिए। वो दिन और आज का दिन इसने कभी किसी की शिकायत नहीं की। वो तो इसके स्वभाव में ही नहीं था। चाहे अकेली लाडली ही थी हमारी, पर बड़ी मिलनसार और सबसे बना कर रखने वाली। सबको खुश रखकर ही इसे खुशी मिलती थी। ना, मुझे कभी अफसोस नहीं रहा कि मेरा बेटा नहीं है। मैं तो उन सबों को खुशकिस्मत समझती हूँ जिनकी बेटियाँ हैं। माँ की बेटी से नाल जुड़ी होती है। बेटियाँ जब माँ के गले में बाहें डालती हैं तो माँ को जीने का मकसद मिल जाता है। मेरे जीने का मकसद तेजी ही थी, पर तेजी के जीने का मकसद कब उसके हाथ से सरक गया हमें तो पता ही नहीं चला। उसने बोलना ज़रूर कम कर दिया था। हर बार जब आती तो पिछली बार से कुछ अलग लगती। धीरे धीरे हम भूल ही गए कि वो ऐसी भी थी जैसा मैंने अभी आपको बताया। उसके जाने का कसूरवार मैं किसे ठहराऊं, जब उसने कभी किसी की कोई शिकायत ही नहीं की। न इस बात की कि उसकी पढ़ाई बीच में रुक गई, न इस बात की कि उसे अब झूले पर बैठना अच्छा नहीं लगता। उसके मुंह में जब तब छाले हो जाते थे और पैरों में एक्जिमा तो हमें दिखता था, इसलिए पता चलता था। ये तो लगता था कि तेज़ी की तेज़ी में तरेड़ पड़ती जा रही है, पर वो ऐसे देखते देखते पड़ी कि दिखाई ही नहीं दी। कई बार इंसान का अबोला भी दूसरा इंसान बूझ लेता है। फिर वो तो हमारी बेटी थी, सुखे सांदी इकलौती बेटी। हमने उसके कम बोलने से छूट गई दरारों से उसके अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं की। नहीं पता था कि कम बोलने के साथ वो कम जीना भी शुरू कर देगी, और एक दिन आप मुझसे पूछेंगी कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं किसे ठहराऊं। सच, उसने कभी किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। अपने सास सहुरे, ननद जेठानी, किसी की भी कभी कोई शिकायत नहीं की। आप पूछती हैं तो मेरी तो उंगली अपने आप पर उठ जाती है जी। इन आंसुओं पर मत जाओ। कभी कभी हत्यारों को खुद भी पता नहीं होता कि वे कर क्या रहे हैं। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्या आपने ऐसी लड़की अपने घर में, पास पड़ोस में, रिश्तेदारों में देखी है? देखी हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं उसे तेज़ी की तरह जाने नहीं दूंगी, उसे रोक लूँगी, सच कहती हूँ। अभी आपने सुनी वरिष्ठ लेखिका सुधा अरोड़ा जी की लिखी हुई कहानी एक माँ का हलफनामा। उम्मीद है कहानी आपके दिल को छू गई होगी। कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने वाले प्रसिद्ध एवं स्थापित
लेखकों की कहानियाँ निरंतर सुनते रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल की ऑडियो लाइब्रेरी हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानियों का भंडार है। आप उसमें से भी कहानियाँ सुन सकते हैं। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।